हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज मास्टरिंग AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट गाइड। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्री रिक्विजिट नॉलेज जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूरी होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है नेटवर्किंग बेसिक्स। हम नेटवर्किंग के बेसिक्स कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आए हैं। डेटाबेस एंड सर्वर्स, खाली उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आता है फोर्थ में बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ही इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक लास्ट में ऑप्शनल सेक्शन है बेसिक स्क्रिप्टिंग का। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आए हैं तो बस आप, मैंने जस्ट ये इसलिए सेक्शन ऐड किया है ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए कि स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है। अगर आप डेवलपर हैं तो फिर आपके लिए ये सेक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं और सेक्शन को देख रहे हैं और उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें एक दो वीडियोस हम स्क्रिप्टिंग के लिए डेडिकेट करेंगे। उसमें अच्छे से कवर करेंगे, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है सेक्शन। ठीक है, मूव करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन में, नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग बेसिक में सबसे पहला जो सवाल आएगा कि एक नेटवर्क क्या है। नेटवर्क बेसिकली ग्रुप है एक से ज़्यादा डिवाइसेस का जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप और आपके दो दोस्त हैं, वो सबका एक लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि आप बेसिकली कुछ डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं तीनों लैपटॉप में। आप क्या करेंगे, तीनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और अगर आप डेटा शेयर कर पा रहे हैं तो बेसिकली आपने एक नेटवर्क फॉर्म किया है। ठीक है, नेटवर्क को उसके साइज के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर आपका तीन एग्जांपल, तीन टाइप हैं, लैन, वैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो उस बिल्डिंग में जितने डिवाइसेस होते हैं वो आपस में लैन के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लैन जो है वो आपका एक छोटे एरिया को कवर करता है। बात करें मैन की, तो मैन कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसका एग्जांपल ले तो एक कॉलेज के अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है? और हर जो ब्रांच है फॉर एग्जांपल लैन यूज़ कर रही है, ठीक है? लेकिन जो कॉलेजेस की ब्रांचेस है वो ये चाहती है कि हर ब्रांच एक दूसरी ब्रांच के साथ डेटा शेयर कर सके। तो इसके लिए क्या होगा कि हर एक ब्रांच जो लैन यूज़ कर रही है और वो अलग-अलग ब्रांच से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, हम हर लैन को आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में आता है आपका वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है। बेसिकली ये एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, एस्टिमेशन लेते हैं कंटिनेंट को। ठीक है, और इसका एग्जांपल है इंटरनेट। हाँ, और एक एग्जांपल और अगर लेना चाहे तो VPN भी है। ठीक है, अगला आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के हिसाब से भी नेटवर्क आपका डिवाइड किया जाता है। सो नेटवर्क टोपोलॉजी में बात करें, टोपोलॉजी क्या है, तो टोपोलॉजी बेसिकली फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट है डिवाइसेस का एक नेटवर्क में। एक नेटवर्क में आपके जो डिवाइसेस है कैसे अरेंज्ड हैं, ये आपका टोपोलॉजी कहलाता है। कॉमन टोपोलॉजी जो है वो है बस, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं और लैन, वैन और मैन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं डायग्राम से। सबसे पहले तो देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अलग अलग डिवाइसेस है अलग अलग फ्लोर पे। ये जो डिवाइस है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये जो आपका आपस में जब कनेक्ट होते हैं तब आपका लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, पर एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, उसके बाद आता था आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक कॉलेज है और उस कॉलेज की दो ब्रांचेज हैं, एक है ब्रांच ए और ब्रांच बी। और जो दोनों ब्रांचेज हैं वो आपके कैंपस में लैन यूज़ कर रही हैं, जैसे कि पहले यूज़ किया हुआ था। ये कैंपस भी लैन यूज़ कर रहा है और ये कैंपस भी लैन यूज़ कर रहा है।
लेकिन ये 2 ब्रांचेस है ये चाहती हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जो डेटा है वो शेयर कर सके। सो ये क्या करेंगे, दोनों लैन को आपस में कनेक्ट करेंगे, तब आपका बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेट, ठीक है। और जो वैन की बात करें तो वैन बेसिकली आपका जो लैन है उसका एक लार्ज कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपका एक कंट्री है, उस पूरी कंट्री में जितने लैन कनेक्शंस हैं उसको अगर हम कंबाइन करें तो आपका वैन जो है वो फॉर्म होता है। वैन वैन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इंटरनेट, सो बेसिकली इंटरनेट क्या है, अलग-अलग डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये डिवाइसेस हो सकता है कि लैन फॉर्म कर रहे हो छोटे एरिया में, लेकिन जब ये एक साथ कंबाइन किए जाते हैं तो आपका वैन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लैन, मैन और वैन का। अब जो अगला चीज़ है वो है कि टोपोलॉजी क्या है? एक सेकंड में पेन चूज़ कर लूँ, ठीक है। जो टोपोलॉजी है वो आपकी अलग-अलग होती हैं। एक हम एग्ज़ाम्पल लेंगे बस टोपोलॉजी का। सो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी एक सिंगल वायर होती है, और इस सिंगल वायर में जितने जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक लीनियर फैशन में एक वायर होती है, और इसमें हर एक जो सिंगल वायर है इसी से ही जितने डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। एक अगर एग्जांपल और ले, ये हो जाएगा आपका रिंग टोपोलॉजी का। सो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो आपके डिवाइसेस होते हैं, एक डिवाइसेस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है, दूसरा डिवाइसेस आपका तीसरे डिवाइस से कनेक्ट है, और तीसरा आपका डिवाइस कनेक्ट है चौथे डिवाइस से। लेकिन जो फाइनल डिवाइस होता है वो आपका पहले वाले डिवाइस से कनेक्ट होता है, और क्या होता है बेसिकली एक रिंग फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी सिर्फ बेसिकली क्या है कि एक नेटवर्क में आपके डिवाइस कैसे अरेंज्ड हो रखे हैं, ये टोपोलॉजी होता है। तो 2 एग्जांपल हमने देख लिए, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब जो अगला चीज़ आता है कि व्हाट्स एन आईपी, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है, हो सकता है उनको ना पता हो कि आईपी क्या है। सो आईपी बेसिकली क्या होता है कि एक नेटवर्क में जब आपके एक से ज़्यादा डिवाइसेज़ होते हैं, तो हर डिवाइसेज़ का बेसिकली एक आइडेंटिफायर सेट किया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है हर एक डिवाइसेज़ को, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस बेसिकली आपको 2 तरीके का होता है, IPv4 और IPv6। सो एक एग्जांपल दे रखा है 198.168.0.1, तो ये आपका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस होंगे एक नेटवर्क में, सबका एक आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, अब अगला है डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम एक सर्विस होती है जो आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। जैसे आप अलग-अलग जो वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल गूगल.com, आप ब्राउज़र पे जाते हैं, आप गूगल.com लिखते हैं, तो एक्चुअल में जो हम सर्च करते हैं वो गूगल.com होता है, लेकिन जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो उस गूगल.com को एक आईपी में चेंज कर देती है, और फिर आगे जाके जो रिक्वेस्ट है वो उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे दी जाती है, और हम जो मतलब जो नेटवर्क में सर्च किया जाता है, उस आईपी एड्रेस को सर्च किया जाता है, ना कि उस डोमेन नेम को, ठीक है। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? एक सर्विस है जो आपके डोमेन नेम को चेंज करती है आईपी एड्रेस में। और ये क्यों होता है? क्योंकि डोमेन नेम को बेसिकली याद करना ज़्यादा आसान होता है आईपी एड्रेस से, नंबर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं याद करने के लिए। सो डोमेन नेम सिस्टम इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। सो नेटवर्किंग में पोर्ट और प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर आपका 2 डिवाइसेस अगर आपसे एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पोर्ट और प्रोटोकॉल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है? पोर्ट क्या है कि पोर्ट एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस या सर्विस जब आपकी किसी डिवाइस में चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिवाइस में जब कोई सर्विस चल रही है, तो वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे चलती है, ठीक है? तो पोर्ट को अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो पोर्ट आपका एक काइंड ऑफ एड्रेस की तरह काम करता है, ठीक है? और जो ये पोर्ट हैं ये आपके 1 से लेकर 65,535 तक के रेंज में होते हैं, और जो आपके वेल नोन पोर्ट्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं, वो आपका 0 से लेकर 1023 के बीच में आते हैं। फॉर एग्जांपल है जो एचटीटीपी ट्रैफिक है, वो आपका पोर्ट 80 पे आता है, और जो आपका एचटीटीपीएस ट्रैफिक है वो आपको पोर्ट 443 पे आता है, ठीक है। सो पोर्ट बेसिकली कैसे क्या काम करता है, काइंड ऑफ एड्रेस है,
और अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। सो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सेट है रूल्स और गाइडलाइंस का, प्रोसीजर्स का, जब डेटा ट्रांसफ़र करता है बिटवीन डिवाइसेस। तो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस है उसे फॉलो करनी पड़ती है, जैसे डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, जब रिसीवर डिवाइस को डेटा मिलेगा तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? सो ये आपका प्रोटोकॉल के अंदर आता है। कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉल के, वो है आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी है, जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो आपका एचटीटीपी है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो इन प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पोर्ट और प्रोटोकॉल कंबाइन ही जब दोनों कंबाइन किए जाते हैं तब आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है? सो एक एग्ज़ाम्पल का अगर थोड़ा और रॉ एग्ज़ाम्पल है, तो जैसे आपको आपके दोस्त के घर जाना है और आप दिल्ली में रहते हो, आपका दोस्त है वो चंडीगढ़ में रहते हैं। सो आपके दोस्त का जो घर का एड्रेस है वो बेसिकली पोर्ट होगा, ठीक है? और आप दिल्ली से चंडीगढ़ किस मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाय कार जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, अगर फ्लाइट का ऑप्शन है तो बाय फ्लाइट जा सकते हैं, ठीक है? तो आप जब इन तीनों मीडियम्स में किसी भी मीडियम को पिक करते हैं, तो आपको कुछ रूल्स और गाइडलाइंस का फ़ॉलो करना पड़ता है कि आपको फ्लाइट से जाना है तो अलग रूल्स होंगे, आपको बस से जाना है अलग रूल्स होंगे, आप अपने बाय कार जा रहे हैं तो उसमें तो कोई रूल ही नहीं है, आप कैसे भी चलाओ, टोल टैक्स देना है, वो सब चीज़ें हैं। तो वो जो रूल्स और गाइडलाइंस है वो आपका प्रोटोकॉल है, ठीक है? सो पोर्ट और प्रोटोकॉल जब आपस में वर्क करते हैं तब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है एक नेटवर्क में, ठीक है? तो आपका कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस तो हमने पढ़ लिया था कि बेसिकली क्या है कि किसी भी डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक नेटवर्क में। तो अगर हमें आइडेंटिफायर मिल गया, ठीक है। अगर हमें पोर्ट और प्रोटोकॉल भी मिल गया तब कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? सो जो रिसीविंग डिवाइसेस होता है वो हमेशा इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है कि मतलब ये जो मतलब रिक्वेस्ट आ रही है ये किस प्रोसेस या किस सर्विस के लिए है और मेरे को इसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो पोर्ट और प्रोटोकॉल आपका इससे ज़रूरी होता है। अगर आपको पोर्ट और प्रोटोकॉल मेरे को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्वेरीज़ है वो सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क मॉडल्स। 2 जो मॉडल्स है जो वाइडली यूज़ होते हैं वो है आपका टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल। सो टीसीपी/आईपी मॉडल और ओएसआई दोनों नेटवर्किंग मॉडल्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि डेटा एक्चुअली कैसे ट्रांसफर होगा और रिसीव्ड होगा बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है? सो टीसीपी/आईपी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों? क्योंकि टीसीपी/आईपी आपका एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है, ठीक है? और ओएसआई मॉडल आपका थ्योरेटिकल है, ऐसा नहीं ओएसआई भी यूज़ होता है, बट वो थ्योरेटिकल मॉडल है तो इसलिए हम उसको इस वीडियो में स्किप करेंगे और टीसीपी/आईपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मैं ओएसआई मॉडल को अपनी स्लाइड्स में ऐड कर लूँगा, तो अगर आपको कुछ इसमें पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल की तरफ। सो टीसीपी/आईपी मॉडल क्या है? So TCP/IP model is a way of organizing the protocols that computer use to communicate over the internet. So TCP/IP model basically एक ग्रुप है प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है कंप्यूटर से डिवाइस द्वारा ताकि वो एक नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो हमने TCP/IP मॉडल को 4 बेसिकली लेयर सेक्शन में डिवाइड कर दिया है और हर लेयर का अपना एक खुद का काम है, फंक्शन है जो उसे करना होता है, ठीक है? तो पहली लेयर पढ़ते हैं, एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर वो है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो इस लेयर में आप एक्चुअल में इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो या आप ईमेल क्लाइंट यूज़ करते हो, ठीक है? और इस लेयर में आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वो अलग-अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो जो प्रोटोकॉल काम होगा, यूज़ में आएगा, वो होगा आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? अगर आप मेल भेज रहे हो, आप ईमेल क्लाइंट यूज़ कर रहे हो, तो जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो होगा आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? और अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो तो जो यूज़ होगा वो होगा आपका एफटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? तो जब जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाती है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो हर लेयर के बाद जब वो दूसरी लेयर में रिक्वेस्ट जाती है तो पुरानी लेयर अपना हेडर इन्फॉर्मेशन उस रिक्वेस्ट में ऐड कर देती है, ठीक है? सो एप्लीकेशन लेयर से जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगी रिक्वेस्ट तो एप्लीकेशन लेयर का हेडर ऐड हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, ये जो लेयर है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए?
मैनेज करने के लिए एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। सो जो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन मैनेज करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। और इसका काम ये है कि ये मेक श्योर करेगा कि जो डेटा है वो सेंड हो, रिसीव्ड हो रिलायबली, बिना किसी एरर के। कोई एरर नहीं आना चाहिए, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं इस लेयर में, वो होता है आपका टीसीपी, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन देता है, ठीक है। और आता है यूडीपी, यूडीपी जो बेसिकली एक फास्टर कनेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, आप जो यूडीपी प्रोटोकॉल जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या ब्रॉडकास्ट करते हो, उसमें यूडीपी यूज होता है, क्योंकि इसमें आपको फास्टर डेटा ट्रांसमिशन चाहिए होता है। अगर एक दो बाइट मिस भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं ना, आप वीडियो कॉल करते हैं या गूगल मीट पे जाते हैं तो कुछ कभी बार आवाज़ अटक जाती है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो उसमें आपका यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। लेकिन अगर आप किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं और उस फाइल में अगर एक भी बाइट मिस हो गया तो फाइल करप्ट हो जाती है, तो उसमें आप यूडीपी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूडीपी सिर्फ और सिर्फ फास्टर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपको एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन चाहिए तो आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करोगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में रिक्वेस्ट आती है, और इसमें क्या होता है कि डेटा को सेंड किया जाता है विदाउट एरर्स, ठीक है। और इस लेयर से जब दूसरी लेयर में जाता है तो इस लेयर की हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी होती है रिक्वेस्ट में। अब इसके बाद जो रिक्वेस्ट जिस लेयर पे जाती है वो होता है आपका इंटरनेट लेयर। सो ये लेयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपके डेटा पैकेट्स होते हैं वो आपके जो डिवाइसेस में सेंड किए जाएंगे, डेस्टिनेशन डिवाइसेस की तरफ सेंड किए जाएंगे। तो वहाँ राउट करना पड़ता है इन पैकेट्स को, कि अब ये पैकेट्स आगे कहीं न कहीं तो इन्हें राउट करना पड़ेगा ना, भेजना पड़ेगा। तो वो आपका इस लेयर में होता है। अब ये जो लेयर है वो आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करती है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस डिवाइसेस। सो आपके जो डेस्टिनेशन डिवाइसेस है नेटवर्क में, उनका एड्रेस चाहिए होगा, तो उसके लिए इंटरनेट लेयर आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करती है, ठीक है। और बेसिकली जो डेटा का फ्रेगमेंटेशन है और रीअसेंबली, जो सेंडर है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और जो रिसीवर साइड है उसमें रीअसेंबल्ड होगा डेटा पैकेट्स का। ये जो हम अगला एक एग्जांपल आने वाला है ना, उसमें थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सो इंटरनेट लेयर बेसिकली क्या होता है कि डेटा पैकेट जो आए हैं उनको राउट करेगा। राउट करने का मतलब है कि जहाँ पर डेस्टिनेशन है इस रिक्वेस्ट का, उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अब अगला आता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इस लेयर में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली डेटा पैकेट जो बने हैं इंटरनेट लेयर पे, उस डेटा पैकेट को एक्चुअली फिजिकल नेटवर्क के थ्रू, जो आपका फिजिकल नेटवर्क है बेसिकली वायर्स हो गई, उससे ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, जो डेटा है उसको एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं इस लेयर पे, वो होता है आपका ईथरनेट या वाईफ़ाई या ब्लूटूथ, वो आपका इन नेटवर्क इंटरफ़ेस लेयर में यूज़ होते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो उसको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो एक आप होस्ट 1 हैं, एक होस्ट 2 हैं। सो होस्ट 1 बेसिकली सेंडर है यहाँ पर, और होस्ट 2 जो है, होस्ट 2 आपका रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर 1 क्या है, आपका एक वेब ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट कर रहा है। सो एप्लीकेशन लेयर सबसे फर्स्ट लेयर जो होगी वो होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो इस लेयर में क्या होगा, आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करोगे, उस पे यूआरएल डालोगे और आपका वेब ब्राउज़र एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा वेबसाइट के सर्वर पे, ठीक है? सो आपको फाइल चाहिए तो वो एक रिक्वेस्ट भेजोगे। सो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भेजनी है वो इस लेयर पे क्रिएट होगी, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है? ये लेयर हो गई। इस लेयर पे हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया होगा रिक्वेस्ट पे। अब ये जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम होगा, जो वेब ब्राउज़र है वो इस पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, इसलिए टू इंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ द डेटा, ताकि जो डेटा है वो प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाए, इसलिए वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है। अब टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ना, उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर सेगमेंट्स में, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और हर एक जो सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देता है, ठीक है। इस सीक्वेंस नंबर का वो आगे यूज़ करते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपके सर्वर की साइड द्वारा वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। और इस रिक्वेस्ट पे भी हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से ये आपको पहुँचता है इंटरनेट लेयर पे। तो इंटरनेट लेयर पे क्या होता है कि ये जो टीसीपी सेगमेंट्स बने थे ना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इन टीसीपी सेगमेंट्स को क्या किया जाता है, आईपी पैकेट में चेंज किया जाता है। हर सेगमेंट पे क्या होता है, जो आईपी प्रोटोकॉल है एक सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल जो हर सेगमेंट टीसीपी प्रोटोकॉल में बना था,
हर सेगमेंट इंटरनेट लेयर पे आएगा और इंटरनेट लेयर पे क्या होगा, आईपी प्रोटोकॉल उस सेगमेंट में एक आपका सोर्स का आईपी और आपका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर देगा, ठीक है? और क्या कर देगा, इसे फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन की तरफ, यानी डेस्टिनेशन की तरफ भेज देगा। ये आपका इंटरनेट लेयर पे होता है। इंटरनेट लेयर पे फिर रिक्वेस्ट पे हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, हर लेयर पे जब वो दूसरी लेयर पे जाता है तो जो करंट लेयर है वो अपना हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती है। तो इंटरनेट लेयर से आने के बाद ये पहुँचता है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। अब इसमें क्या होता है, जो आईपी पैकेट्स बने थे ना, सबसे पहले टीसीपी ने सेगमेंट बनाए, सेगमेंट के बाद आईपी प्रोटोकॉल ने क्या किया, आईपी पैकेट बनाए, और अब आईपी पैकेट जो है वो एक्चुअली फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम में कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि जो फिजिकल नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांसफर किए जा सके, ट्रांसमिट किया जा सके डेटा, ठीक है? और ये आपके क्या होता है, जैसे ही फ्रेम्स बन जाते हैं, नेक्स्ट डिवाइस जो नेटवर्क में नेक्स्ट डिवाइस होता है उसकी तरफ ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अच्छा, अभी जो फ्रेम्स हैं ये नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, तीसरे डिवाइस ऐसे-ऐसे करके चलते जाते हैं, और जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो करते हैं वाई-फाई, ईथरनेट, सो ब्लूटूथ भी यूज़ होता है। तो ईच डिवाइस क्या करता है, ईच डिवाइस फॉरवर्ड द फ्रेम टू द नेक्स्ट डिवाइस अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से भेजेगा, फिर दूसरा डिवाइस वापस से इसे रीट्रांसमिट करके तीसरे डिवाइस से भेजेगा, और जब तक होता रहेगा जब तक ये डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाता। अच्छा, और जब डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ट्रैवल करते-करते ये पहुँचता है डेस्टिनेशन पे। अब जो फ्रेम्स आए हैं ना, ये फ्रेम्स अब रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस्ड होंगे, ठीक है? सो सबसे पहले आपका जो हेडर इन्फॉर्मेशन है हर लेयर से रिमूव किया जाएगा। जो हेडर इन्फॉर्मेशन हर लेयर पे ऐड होती हुई जा रही थी, वो अब डेस्टिनेशन पहुँचते ही हर लेयर पे हेडर इन्फॉर्मेशन रिमूव होती जाएगी। सो जो सबसे लास्ट हेडर इन्फॉर्मेशन सेंड करते समय मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो होस्ट 1 है, सेंडर है, जो लास्ट हेडर इन्फो ऐड हुआ था लास्ट लेयर पे, वही लास्ट हेडर इन्फो रिमूव होगा। तो ये बेसिकली अब रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि ब्राउज़र पे एप्लीकेशन लेयर पे नहीं पहुँचता। और एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर में जो ब्राउज़र है, वो टीसीपी सेगमेंट्स को वापस से रीअसेंबल करेगा, और आपका एक्चुअल फाइल जो है वो एक्चुअल जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पहुँचाएगा, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप वापस से एक बार वीडियो में रिवाइंड कीजिए, और स्लोली एक-एक लेयर में मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है? सो ये हो गया आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है? अब अगला आता है ओएसआई मॉडल, जो हमने बोला था कि इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक बेसिक समरी दे रखी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब जो अगली चीज़ आती है, नेटवर्किंग बेसिक हो गया है, अब आता है सिक्योरिटी बेसिक्स। सो सिक्योरिटी बेसिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस होता है एक यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, तो आप जो लॉगिन करते हैं, जो साइन इन करते हैं ना, वो ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ठीक है? अगला चीज़ आती है ऑथराइज़ेशन। ऑथराइज़ेशन क्या होता है कि जब आपका यूज़र लॉगिन कर लेता है, तो लॉगिन करने के बाद वो क्या-क्या एक्टिविटी या क्या-क्या चीज़ें कर सकता है, वो एक्सेस आपका ऑथराइज़ेशन कहलाता है। तो आप क्या करते हो, आप यूज़र को अलग-अलग एक्सेस देते हो और उसकी कुछ परमिशन सेट करते हो, सो वो आपका ऑथराइज़ेशन का पार्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एन्क्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन क्या होता है कि एन्क्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं कोडेड लैंग्वेज में, ताकि इसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उम, आपका कोई डेटाबेस तक पहुँच जाए, आपके कोई डेटा तक पहुँच जाए, और वो डेटा अगर एन्क्रिप्टेड होगा, तो डेटा तक पहुँचने के बाद भी वो आपका डेटा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, ठीक है? तो जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप के एन्क्रिप्शन मैकेनिज़्म्स होते हैं, जो हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है? अगला आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। सो नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम एक्सटर्नल थ्रेट से बचाते हैं, ठीक है? और नेटवर्क सिक्योरिटी में हम अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे फायरवॉल यूज़ करते हैं, फायरवॉल सेटअप करते हैं, और अगर हम बात करें एडब्ल्यूएस के रिस्पेक्ट में, तो हम इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स सेटअप करते हैं कि कैसी रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन तक आएँगी और किस तरह की रिक्वेस्ट आएँगी, कौन से पोर्ट पे आएँगी, कौन से प्रोटोकॉल पे आएँगी। तो ये सब आप नेटवर्क सिक्योरिटी सेटअप कर सकते हो एडब्ल्यूएस में, ठीक है? अगला आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अगर आपका नेटवर्क सिक्योर है और उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन तक ट्रैफिक पहुँच रहा है,
तो अब आपका एप्लीकेशन भी सिक्योर होना चाहिए। अब इसमें हम बहुत सारी मेजर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखते हैं। कुछ जो कॉमन अटैक्स हैं जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है और डीडोस अटैक होता है। और भी अटैक्स होते हैं जो आपके बेसिकली हमें कवर करने पड़ते हैं ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लायंस। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर जो इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसे फुलफिल करनी होती हैं। क्योंकि जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, उसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वो जो डेटा है वो डेटा आपको कभी भी कंट्री लीव नहीं करना चाहिए, हमेशा उस कंट्री में ही रहना चाहिए। तो वो एक तरीके का कंप्लायंट रूल हो गया। ठीक है? तो हमेशा आपको जो कंप्लायंस है वो ध्यान में रखना होगा और जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है? कुछ कॉमन एग्ज़ाम्पल जो कंप्लायंस के हैं कि वो आईएसओ है, पीसीआई है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के लिए एक पीसीआई कंप्लायंस होता है। ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। अच्छा, अब अगला आता है डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिज़नेस कंटिन्यूटी। इन केस आपका एक एप्लीकेशन है, उसका सर्वर जहाँ पर था, जिस डेटा सेंटर में था वो उसमें एक कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है और वो आपका डेटा सेंटर बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़लेस हो जाता है। तो क्या आपका बिज़नेस रुक जाएगा? क्या आपने ऐसा मैकेनिज़्म सेटअप किया था, ऐसा डिज़ास्टर रिकवरी प्लान किया था? सो वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिज़ास्टर के अगेंस्ट हमेशा रेडी रहे, ठीक है? और हमारा बिज़नेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहे। तो ये होगी कुछ आपके सिक्योरिटी बेसिक्स जब हम एक्चुअल हैंड्स ऑन करेंगे एडब्ल्यूएस में। सो मैं आपको डिफरेंट वेज़ बताऊँगा कि आप अपने एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लेवल पे, नेटवर्क लेवल पे और ऑथराइज़ेशन लेवल पे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा चीज़ है, वो है आपका डेटाबेस एंड सर्वर्स। थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि डेटाबेस और सर्वर्स कैसे काम करते हैं। सो सर्वर क्या है? सर्वर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है या डिवाइस है, जो अदर डिवाइसेस या प्रोग्राम्स है उसको सर्विस देता है, ठीक है? तो जो सर्व करता है कोई कंप्यूटर जब कोई सर्व करता है कोई चीज़, तो उसको हम सर्वर कह देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने एक ब्राउज़र पे गया और मैंने सर्च किया google.com तो जिस भी डिवाइस ने मेरे google.com का रिस्पॉन्स दिया होगा, मेरे लिए वो सर्वर होगा, ठीक है? अच्छा, सर्वर्स किस लिए यूज़ होते हैं? सर्वर्स यूज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फाइल्स है, डेटा है या एप्लीकेशन है या आपको ईमेल होस्टिंग करनी है, वेब होस्टिंग करनी है या आपको डेटाबेस मैनेज करना है, तो ये आपका सब सर्वर का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और बहुत अलग-अलग तरीके के सर्वर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेब सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, तो ये अलग-अलग सर्वर के टाइप हैं, ठीक है? अब उसके बाद अगला आता है कि वेब सर्वर का जो यूज़ है कि किस लिए होता है? वेब सर्वर को हम वेबसाइट होस्ट करने के लिए या आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया है, उसके लिए अगर आपको उसे होस्ट करना है, तो उसके लिए आपका वेब सर्वर यूज़ होता है, ठीक है? फाइल सर्वर किस लिए यूज़ होता है? फाइल सर्वर जैसे अगर आपको फाइल को स्टोर्स करना है, बहुत सारी फाइल्स आपको स्टोर करना है, मैनेज करना है एक नेटवर्क में, तो आप फाइल सर्वर यूज़ करोगे, ठीक है? और डेटाबेस सर्वर किस लिए यूज़ होगा? जैसे डेटाबेस आपके आपके पास डेटाबेस है, आपको उन्हें मैनेज करना है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि मतलब अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, वो डेटाबेस आपके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट भेजेंगी, तो उन रिक्वेस्ट का आपको रिस्पॉन्स देना है, तो वो आपका डेटाबेस सर्वर के थ्रू हो पाएगा, ठीक है? सेम ऐसे ही एप्लीकेशन सर्वर है, जो आपकी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो जो सर्वर्स होते हैं ये बेसिकली सर्वर सॉफ्टवेयर आते हैं उससे मैनेज हो पाते हैं। कुछ 2 एग्ज़ाम्पल जैसे हैं आपके अपाचे हो गया या nginx हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का आईएस सर्वर हो गया, ठीक है? ये सारे सर्वर सॉफ्टवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक्चुअली सर्वर रन कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका सर्वर जो बेसिकली क्या होता है कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसका रिस्पॉन्स देता है, तो वो आपका सर्वर हो गया और अलग-अलग तरीके के सर्वर हमने पढ़ लिए जैसे वेब सर्वर, फाइल सर्वर और डेटाबेस सर्वर। अब एक्चुअल बढ़ते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन है डेटा का जो आपके एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक डेटा है जो डेटा ऑर्गेनाइज़्ड है, तो उस डेटा को आप डेटाबेस में रख सकते हो, ठीक है? जैसे बहुत सारी जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं, बैंकिंग कंपनियाँ हैं, हेल्थ केयर, सोशल मीडिया, ये सारा जो डेटा है आपके डेटाबेसेस में स्टोर होता है, ठीक है? अब डेटाबेस भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेस हो गया, NoSQL डेटाबेसेस हो गया या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हो गया, तो अलग-अलग डेटाबेस होते हैं।
इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है और वाइडली यूज्ड है वो है आपका रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। इसमें जो डेटा है वो ऐसे स्टोर होता है जो टेबल जैसा आपका स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं ये ऐसा डेटाबेस है जिसमें डेटा रिलेटेड नहीं होता है बट मोर फ्लेक्सिबल होता है ये जो रिलेशन डेटाबेस है उसके मुकाबले। ठीक है, और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है जैसे इमेजेस, वीडियोस। जब आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है तो प्रोसेसिंग में नो एसक्यूएल डेटाबेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, जो डेटाबेसेस हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उससे मैनेज किया जाता है। ठीक है, ताकि हम जो डेटा है उसमें क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिलीट कर सके या एक्सेस कर सके, तो वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हो पाता है। ठीक है, कुछ जो एग्जांपल हैं, जो पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हो गया आपका ओरेकल, माइस्क्ल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रेल एसक्यूएल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस। अच्छा, अगर हम समरी में बात करें तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, इसलिए यूज़ होता है ताकि आप डेटा को स्टोर कर सको और मैनेज कर सको। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर्वर किस लिए यूज़ होते हैं, सर्वर यूज़ होते हैं ताकि आप अदर जो प्रोग्राम्स है या डिवाइसेस है उनको सर्विस दे सको। ठीक है, एक नेटवर्क में, तो वो हो गया आपका सर्वर। जो डेटाबेस है सर्वर से दोनों क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी आज में मॉडर्न एप्लीकेशन बनती हैं या सिस्टम बनते हैं उन दोनों का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डेटाबेस और सर्वर हाई लेवल पे या लो लेवल पे कैसे काम करते हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है, अ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक थ्री टायर आर्किटेक्चर ध्यान में रखेंगे और एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल समझते हैं कि आप एक एप्लीकेशन पे जाते हैं, उसमें एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो जो आपका एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाता है। इसका जो भी फ्रंट एंड है और ये जो ऐप जैसा दिख रहा है सब प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाता है कि डेटा आपको एक्चुअली कैसे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट भेजते हो और रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, आपने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है वो किया है एचटीटीपीएस। ठीक है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ किया है। जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ था कि हमको कम्युनिकेशन करनी है तो हमको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपका आईपी एड्रेस हो गया, दूसरा आपका पोर्ट हो गया, तीसरा आपका प्रोटोकॉल हो गया। तो मान के चलते हैं कि हमने ब्राउज़र पे सर्च किया कुछ भी एक एप्लीकेशन ब्राउज़र पे, ब्राउज़र ने उसको कन्वर्ट कर दिया है उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम के ज़रिए, उस जो डोमेन है उसको चेंज कर दिया है आईपी एड्रेस में, तो आईपी एड्रेस हमको पता चल गया। ये कैसे हुआ? ये हमारा डोमेन नेम सिस्टम से हुआ। तो डोमेन नेम सिस्टम ने आईपी एड्रेस बना दिया। हमने जो यूज़ किया प्रोटोकॉल वो किया एचटीटीपीएस। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी और हमारी रिक्वेस्ट जाती है हमारे एक वेब सर्वर पे। ठीक है, अब जो हमारा ये सर्वर है मैंने बताया था हर एक सर्वर जो है आपका एक सर्वर सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्वर को रन कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो सर्वर है वो आपका यूज़ हो रहा है अपाचे। ये जो सर्वर रन कर रहा है ये रन कर रहा है पोर्ट 443, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो पोर्ट होते हैं वो पर्टिकुलर सर्विसेज पे मतलब पर्टिकुलर सर्विसेज कहाँ रन करती हैं, कैसे रन करती हैं वो डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि हमारा ये जो पोर्ट 443 रन कर रहा है तभी आपका ये एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल जो है यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है ये रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अगर ये पोर्ट 443 हमने इस सर्वर पे बंद कर दिया तो आपकी एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट ये है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सो हमारा सर्वर रन करा है 443 पोर्ट पे। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर कि आपकी एप्लीकेशन जो है जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मॉडिफाई करेगा और अभी ये रिक्वेस्ट अभी ये रिस्पॉन्स में भेजेगा भी, पर अभी वो बाद में होगा। अच्छा, ये हमारे सर्वर से पहले हमने क्या किया, एक फायरवॉल सेटअप किया हुआ है, बेसिकली एक नेटवर्क सिक्योरिटी है। ठीक है, हमने सिक्योरिटी में पढ़ा था कि हमको क्या करना पड़ता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सेटअप करनी पड़ती है ताकि एक्सटर्नल थ्रेट से हम अपने जो सर्वर्स हैं या अपने रिसोर्सेज हैं उसको बचा सके। ठीक है, अच्छा हमने फायरवॉल पे ये लगाया हुआ है कि इनबाउंड रूल सेटअप किया हुआ है। इनबाउंड रूल में हमने क्या सेटअप किया हुआ है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रैफिक को अलाउ करेंगे जो हमारे एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से आएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जो अटैकर है वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है एचटीटीपी प्रोटोकॉल से, एचटीटीपीएस नहीं एचटीटीपी, तो वो हमारे इस फायरवॉल को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फायरवॉल पे सेटअप किया हुआ है कि हमारा जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमारा एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो अपाचे सॉफ्टवेयर कर रहा है।
रन हो रहा है पोर्ट 443 पे, ये हमारी कहलाती है एप्लीकेशन। अब ये जो हमारा सर्वर है, यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को बेसिकली क्या करेगा, डेटाबेस में ढूंढेगा उसको। तो डेटाबेस पे ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और डेटाबेस पे जो रिक्वेस्ट आई है, हमारा डेटाबेस क्या करेगा, उस पूरे डेटाबेस में हमें ढूंढेगा, डेटा मिलता है तो वो एज अ रिस्पॉन्स सर्वर को दे देगा। तो ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस कहलाता है आपका डेटा लेयर। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो अब डेटाबेस में हमें डेटा मिला और हमने एज अ रिस्पॉन्स ये सर्वर को दे दिया। अब सर्वर क्या करेगा कि उसको मॉडिफाई करेगा, यानी जो अगर हमें सर्वर डेटाबेस सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो ये जो फॉर्मेटिंग है हमारा सर्वर करेगा, और एक रिस्पॉन्स बना के ये क्लाइंट को दे देगा। जो जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको सर्वर क्या करेगा, मॉडिफाइड रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स मिला और ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है और डेटा लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर में एप्लीकेशन आता है, जिसका यूजर इंटरफेस और वो सब चीज़ें आती हैं। डेटा एक्चुअली जो आया है वो कैसा दिख रहा है, ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमारा सर्वर होता है, और वो सर्वर हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको मॉडिफाई करता है और रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तीसरा होता है डेटा लेयर। तो बेसिकली डेटा लेयर क्या होती है कि आपका जो डेटाबेस है, उसमें जितना डेटा स्टोर्ड है वो सब डेटा लेयर में आता है। अच्छा, डेटाबेस हमने बताया था ना अलग-अलग तरीके के होते हैं। तो इस केस में हमने जो यूज़ किया है वो क्या है, माइस्क्विल डेटाबेस। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम्पल लेना है तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि ये जो डेटाबेस है ये कैसे दिखते हैं। तो तो ये आपका एक डेटाबेस है, और इसमें मतलब बेसिकली ये पीएचपी माइडन है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हमने फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस देखा, फेसबुक ऐप, इस पे क्लिक किया, तो हर डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स है वो टेबल स्ट्रक्चर में होती हैं। तो हमारे डेटाबेस था फेसबुक ऐप, और उसमें 3 टेबल हैं, फ्रेंड्स टेबल, पोस्ट टेबल और यूज़र टेबल। जब हम यूज़र्स टेबल पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो ऐसे दिख रहा है, आईडी, यूज़रनेम, ईमेल और पासवर्ड, और इसमें जो डेटा है वो रो फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर है ना? तो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो इसमें आपका यूज़रनेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और भी अगर आप टेबल लिखेंगे, जैसे फ्रेंड्स टेबल हो गया, इसमें कॉलम है आईडी, यूज़र आईडी, फ्रेंड आईडी, तो ये सब आपका जो है ये टेबल्स हैं। तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है रिलेशनल डेटाबेसेस में। ये हो गया आपका एक सीक्वल डेटाबेस का एग्जांपल। और भी डेटाबेस मैंने आपको जैसे बताए थे कि NoSQL डेटाबेस होता है, तो आगे जाके जब हम कुछ प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट 2 डेटाबेस कवर कर सकें। एक सीक्वल डेटाबेस का कोई हम प्रोजेक्ट बनाएँगे और एक NoSQL डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाएँगे, ताकि आपको दोनों डेटाबेस का एक अच्छा आइडिया लग जाए। और ये दोनों डेटाबेस ही बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, और हमने इसमें डेटाबेस भी एक एग्जांपल लिख लिया कि डेटाबेस में टेबल्स कैसे दिखती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक हल्का-सा आइडिया लग गया होगा कि जो माइस्क्ल डेटाबेस है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है आपका बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी कुछ जो बेसिक थे वो कवर किए थे। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक वे होता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने का, जैसे स्टोरेज हो गया या प्रोसेसिंग पावर हो गया ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सो मुझे एक्चुअल में इक्विपमेंट्स खरीदने या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ कंपनीज़ होती हैं जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, मैं उनसे ये सर्विस परचेज़ कर सकता हूँ। तो मेरे ऑन डिमांड पे मुझे सर्वर मिल जाएगा, मुझे डेटाबेस मिल जाएगा। तो ये सब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें हम सिर्फ़ उतना ही पे करते हैं जितना हम सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसमें हम कुछ भी सर्विस को स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, सब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत कह सकते हैं पॉज़िटिव पॉइंट है कि इसमें हर सर्विस फ्लेक्सिबल है। जो 3 मेन टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़ होती हैं, वो होती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। एक नई सर्विस रिसेंटली इसमें ऐड हो रही है, वो है फंक्शन एज़ अ सर्विस,
जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे जब हम लैम्डा फंक्शन जो होता है AWS में वो जब यूज़ करेंगे। एक-एक करके हम ये तीनों सर्विस है उसको डिस्कवर करते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। सो बेसिकली हमने बताया था कि जब कस्टमर ऑन प्रेमाइस पे है और जब वो IaaS यूज़ करता है, PaaS यूज़ करता है, SaaS यूज़ करता है तो क्या डिफरेंस आता है। तो ऑन प्रेमाइस का मतलब नहीं पता था, एक बार बता देता हूँ। ऑन प्रेमाइस का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कंपनी है, उसका खुद का एक डेटा सेंटर है जिसमें वो डेटाबेस और सर्वर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है? और ऑन प्रेमाइस में हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है। एप्लीकेशन डेटा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सर्वर हो, स्टोरेज नेटवर्क सब कस्टमर देखेगा, ठीक है? अच्छा, अब जब कुछ जो हमारा कस्टमर है ये मूव करता है IaaS पे, ठीक है? IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। तो इसमें अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेंडर का मतलब हो गया वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में वेंडर कौन होगा? AWS, क्योंकि AWS की हम सर्विस यूज़ करेंगे। सो IaaS में एप्लीकेशन और डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होती है और इसके अलावा क्या बचता है? सर्वर है, वर्चुअलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, ये सब आपका वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है? अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। इस केस में सिर्फ़ एप्लीकेशन और डेटा कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क सब आपका AWS देगा, यानी वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है? तीसरा जो आता है वो अब है आपका सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इस केस में क्या होता है, हर एक चीज़ आपकी वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लें, जैसे जीमेल जो है, जीमेल SaaS का एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। इस केस में जैसे आप जीमेल पे जाते हैं, अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना पड़ता कि सर इसका स्टोरेज क्या है, इसके नेटवर्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो रहा है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाते हैं, सीधा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बेसिकली वही होता है जिसमें आपको एवरीथिंग इंक्लूडिंग हार्डवेयर, इंक्लूडिंग प्लेटफ़ॉर्म, एप्लीकेशन सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? तो वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हो गया। होप करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो उसके डिप्लॉयमेंट मॉडल के हिसाब से भी क्लासिफाइड किया जाता है। सो पब्लिक क्लाउड अगर हम बात करें तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड एक ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, जिसमें हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, ठीक है? एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल AWS। तो हम AWS से सर्वर ले रहे हैं, डेटाबेस ले रहे हैं, तो वो एक पब्लिक क्लाउड का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि AWS एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो गया, वेंडर हो गया, तो वो हमको पब्लिक क्लाउड में सर्विस दे रहा है, ठीक है? और भी एग्ज़ाम्पल है गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक है? जो हम आगे आने वाली प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। अच्छा, अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि जो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, वो सेम रिसोर्सेज़ को शेयर करते हैं, ठीक है? और जो प्रोवाइडर होता है या जो वेंडर होता है जैसे AWS, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक रिसोर्स को मैनेज करेगा और मेंटेन करके रखेगा, ठीक है? ये हो गया पब्लिक क्लाउड जिसमें रिसोर्सेज़ मल्टीपल कस्टमर शेयर करते हैं। अगला आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप है जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। प्राइवेट क्लाउड में जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट होते हैं और किसी और कस्टमर के साथ वो शेयर नहीं किए जाते हैं। ठीक है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो खुद मेंटेन कर सकती है या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं उन्हें मतलब उनको हायर कर सके ताकि वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। प्राइवेट क्लाउड ये होता है। अच्छा, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड दोनों आते हैं। तो इस हाइब्रिड क्लाउड में क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों रिसोर्सेज यूज़ करेगी और अपने जो वर्कलोड्स हैं उसको दोनों एनवायरनमेंट में मतलब ट्रांसफर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका एक कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं या ऐसा उसके पास ऐसा डेटा है जो पर्टिकुलर डेटा सेंटर में रहना चाहिए उसका, तो वो प्राइवेट क्लाउड यूज़ करेगा। लेकिन उसकी कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जिसमें डेटा क्रिटिकल नहीं है, तो वो आपका पब्लिक क्लाउड में डाल सकता है वो, ठीक है? तो उसके पास प्राइवेट क्लाउड भी है खुद का और पब्लिक क्लाउड पे भी यूज़ कर रहा है, तो वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है, जिसमें वो दोनों आते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है? अच्छा,
पब्लिक क्लाउड में बेसिकली क्या होता है, आपके पास स्केलेबिलिटी बहुत होती है, आपके पास रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस होते हैं ताकि आप डिजास्टर रिकवरी कर सको, और सिक्योरिटी होती है। सो पब्लिक क्लाउड आपका बेटर ऑप्शन होता है। प्राइवेट क्लाउड में सर्वर्स डेटाबेस इन्हें मैनेज करना होता है, मुश्किल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है, ठीक है। सो पब्लिक क्लाउड की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और क्योंकि अगर आप आगे भी देखेंगे AWS ने बहुत सारी सर्विसेज ऐसी बना दी हैं जिससे लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया है। तो इसलिए पब्लिक क्लाउड की तरफ अब लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं। सो क्योंकि पब्लिक क्लाउड की तरफ लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। तो अगर आप स्किल्ड हो जाते हैं और अगर आपको AWS की सर्विस अच्छी से आ जाती है और आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि जो लेगेसी सिस्टम्स हैं या लोग जो ऑन प्रेमिस में हैं और मूव करना चाह रहे हैं क्लाउड में, तो वो आपको हायर करेंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे कंसल्ट करेंगे कि वो कैसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बेसिक स्क्रिप्टिंग है। जैसे कि मैंने बताया था, स्क्रिप्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट स्किल है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके टास्क ऑटोमेट करने पड़ते हैं, एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ करना पड़ता है और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। ये तभी हो पाता है जब आपको स्क्रिप्टिंग आती है, ठीक है? और क्योंकि जब आप सेम काम को बार-बार करते रहते हैं तो हो सकता है ह्यूमन एरर आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप उसकी स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, उसका स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, तो उससे जो पोटेंशियल एरर्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए, और कुछ जो पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के द्वारा, वो होती है पाइथन, बैश, पावरशेल, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उस लैंग्वेजेस की, और इतना आपको आना चाहिए कि आप बेसिक स्क्रिप्ट लिख सके। तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, नॉट दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट खुद लिख पाएंगे। सो उसकी आप टेंशन मत कीजिए। इस वीडियो में हम बहुत बेसिक कवर करेंगे, एक जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। सो विच लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज़, हम करेंगे पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन बहुत ईज़ी टू लर्न है, बहुत ईज़ी इसका सिंटैक्स है और बहुत वाइडली यूज़ होती है, अलग-अलग डोमेन्स में यूज़ होती है। और मेरे हिसाब से अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है और अगर वो स्क्रिप्टिंग या कोडिंग में आना चाहता है तो पाइथन सबसे अच्छी लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए, और आप इसमें चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएँगे। सो हम क्या करने वाले हैं कि हम एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखेंगे, और इस स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे कि एक जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है? अगर आपको इसमें समझ में कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया आगे आने वाली 1-2 वीडियोज़ होंगी वो डेडिकेट होंगी स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं इसमें स्क्रिप्ट लिखना। तो हम जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर में, क्योंकि अगर हम पाइथन को अभी सेटअप करेंगे तो वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी। तो पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन सर्च करेंगे और हमको मिल जाएगा एक ऑनलाइन कंपाइलर, ये मिल गया। अच्छा, तो इस पे कोड लिखते हैं। सो अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो उसका, अगर आपको जैसे कुछ प्रिंट कराना है ब्राउज़र में, ब्राउज़र कह रहा हूँ सॉरी, कमांड लाइन में, सो आप प्रिंट करा सकते हैं ऐसे, हेलो, हेलो। जब आप इसको रन कराएँगे, सो आप यहाँ देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो गया। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें कुछ प्रिंट कराना है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पाइथन में कुछ प्रिंट कराना है तो उसका फंक्शन होता है प्रिंट। जैसे अगर आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट माय नेम इज़ कोड साइफर। सो मैंने कराया इसको रन। सो पहले ऊपर हेलो आ रहा है और नीचे आ रहा है माय नेम इज़ कोड साइफर। सो हमने पहला अपना एक प्रोग्राम लिख लिया। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम हो गया प्रिंटिंग अ वर्ड। ये हमने पहले स्क्रिप्ट लिख दी जिसमें हमने कुछ प्रिंट कराया। अच्छा, अब हम लिखते हैं दूसरी स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस स्क्रिप्ट में हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे, ठीक है? और एज प्रिंट कराएँगे। सो हम इस
स्क्रिप्ट को बोलेंगे कि प्रिंटिंग अ यूजर एज। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा हमको यूजर जो अपनी एज देगा उसको हमको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्टोर कराना है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली आपका एक कंटेनर होता है जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ठीक है, सो जो वैल्यू होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आपको उस वो डेटा किस टाइप का है वो भी बताना पड़ता है, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल लोगे जिस वेरिएबल का नाम हो जाएगा एज। ठीक है, अच्छा अब ये एज आपको चाहिए यूजर से कि यूजर इनपुट करे। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट। इनपुट में आप डालोगे कि एंटर योर एज। ठीक है, आपने एंटर योर एज डाला। अच्छा अब एज मिल गया, अब एज आपको प्रिंट कराना है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट योर एज इज स्पेस और एज। ठीक है, सो प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया जिसमें आपने ये जो टेक्स्ट है फिक्स था कि योर एज इज, ये तो फिक्स पार्ट है, लेकिन जो चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका एज। एज क्योंकि चेंज है मतलब वो वेरीज कर सकता है, मतलब उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो एंटर योर एज, और जो इनपुट करेगा वो हमने स्टोर कराते हैं एक वेरिएबल में एज। एज हमने फिर प्रिंट फंक्शन कॉल किया योर एज इज, और हमने एक पास करा दिए एज। ठीक है, तो अब इसे रन करते हैं। अभी पूछ रहा है एंटर योर एज, मैंने एज पास कराई 20 और ये बता रहा है योर एज इज 20। ठीक है, सो तो जो एज आपको यहाँ मिली उस एज को आपने क्या किया, उस एज को एक वेरिएबल में डाला, और उस वेरिएबल को आपने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन था जिसका काम क्या होता है, कुछ भी प्रिंट कराना। तो योर एज इज, ये फिक्स पार्ट था, उसके बाद आपको चाहिए था कि एज प्रिंट हो, तो आपने यहाँ एज पास करा दिया। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी स्क्रिप्ट हो गई। अच्छा अब तीसरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसमें होगा कि कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ, ठीक है, सो आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक ब्रेथ चाहिए, और दोनों में आप चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ये हम लेंगे इनपुट एंटर लेंथ। ठीक है, ये हो गया। एक चाहिए आपको BREAD ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंटर ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया। लेंथ मिल गई है आपको, ब्रेथ मिल गई है। अब आपको क्या करना है, आपको एक तीसरा वेरिएबल चाहिए जो क्या होगा आपका एरिया। और एरिया क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो एरिया निकल गया। एरिया निकलने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट प्रिंट कराना है कि एरिया इज, और फिर से क्या करना है, आपको पास करा देना है एरिया। एरिया आपने निकाला, तो फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या प्रोसेस किया, हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट लिया यूजर से एंटर लेंथ, और जो इनपुट करेगा वो इनपुट चले जाएगा हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस वेरिएबल में। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने इनपुट लिया एंटर ब्रेथ, और वो इनपुट चले जाएगा हमारे वेरिएबल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल में। फिर हमने तीसरा वेरिएबल बनाया एरिया, इसमें हमने पास कराया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो कैलकुलेशन हुई होगी उसका जो भी कैलकुलेशन हुआ होगा उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो गया, एरिया पे। और लास्ट में जाके हमने फाइनली क्या किया, प्रिंट कराया एरिया इज, जो फिक्स पार्ट था, और उसके बाद हमने पास करा दिया एरिया। तो प्रिंट होगा एरिया इज 20, एरिया इज 30, ऐसा कुछ। ठीक है, सो अभी तक हमको लग रहा है कि सब कुछ सही होगा, बट इसमें एरर आने वाली है, फिर भी ट्राई करते हैं। रन। सो एंटर लेंथ, लेंथ मैंने करी 10, एंटर ब्रेथ, ब्रेथ मैंने करी 20। तो जैसे ही मैं ब्रेथ 20 करता हूँ, सो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए कि 20 मल्टीप्लाई 10 यानी 200 आंसर आना चाहिए।
बट ये दे देगा एरर। इसने यहाँ पर एरर दे दिया और ये एरर कह रहा है ट्रेसेबल हाँ देखो एरर दिख रहा है ना, टाइप एरर। हमेशा जब भी अब आप कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें एरर आ सकती है। तो ये जो एरर है वो हमेशा यहाँ मेंशन होगी कि क्या एक्चुअल में क्या एरर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। आपको एरर समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो इनपुट आ रहा है और ये जो इनपुट आ रहा है ये दोनों स्ट्रिंग है। मतलब ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये टेक्स्ट है और दो टेक्स्ट को तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाई तो दो नंबर को ही किया जा सकता है ना। तो भले ही ये 10 आ रहा है 20 आ रहा है, बट न जाने क्यों ये जब इनपुट मिल रहा है इसको ये लग रहा है कि ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये चेंज कर देंगे। हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसको पास करा देंगे इंट फंक्शन में। अच्छा, अब ये इंट फंक्शन क्या है? इंट फंक्शन बेसिकली है कि भले आपका आउटपुट आप जो भी इनपुट ले रहे हैं उस इनपुट को वो इंटीजर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो एक बार से चला के देखते हैं। एंटर लेंथ 10, एंटर ब्रेथ 20, अब आया एरिया इज 200। सो ये जो हमने चीज किया है ये बेसिकली अब आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको हमने किया है टाइप कास्ट। एक सेकेंड ना, टाइप कास्ट। तो जो हमारा इनपुट फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब अभी आपको नहीं आएगा समझ में। सिर्फ हमने क्या किया है, इस इनपुट फंक्शन को यूज किया और बेसिक अभी आपको अगर समझाना फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बेसिकली आपका एक कोड होता है जो आपका एक फिक्स काम करता है। तो ये जो इनपुट फंक्शन है इसका सिर्फ इतना काम है कि आप जो भी यहाँ टाइप करोगे ये आपको इस वेरिएबल में ला के दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट फंक्शन का काम। सेम आपका ऐसा ही फंक्शन है इंट। इंट का काम क्या है कि इसको आप जो भी दोगे, चाहे वो आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट है, वो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हो गया आपका तीसरे स्क्रिप्ट जिसमें आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 स्क्रिप्ट हमने लिख दिए हैं। बहुत बेसिक लेवल पे हमने ट्राई किया है इसको करने का। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने का। और आपको लगता है कि कुछ में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियोज़ होंगी स्क्रिप्टिंग पे, तो उसमें हम सब अच्छे से कवर करेंगे A to Z। ठीक है, सो ये था स्क्रिप्टिंग। सो ये हमने बेसिक स्क्रिप्टिंग कवर कर रखी है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं क्योंकि ये जस्ट प्री रिक्विजिट नॉलेज का वीडियो था। स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ये आती होंगी अगर आप ऑलरेडी डेवलपर हैं, डेवऑप्स में हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन अगर आप नॉन टेक से हैं तो ये सब आपको एक बेसिक कह सकते हैं फाउंडेशन सेटअप करने में हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और हमने कुछ ज़्यादा डीप में जाने का ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट फाउंडेशनल नॉलेज है। इतना आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आगे हम इन वर्ड्स को यूज़ करें तो आपको उस समय नहीं होना चाहिए कि यार ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना था। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आप कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और टिल देन प्रैक्टिस और ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में जल्दी ला सकूँ सो दैट हम इस सीरीज़ को जल्दी रैप अप कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।